बच्चों सुप्रभात। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई है। और सुमित्रा नंदन पंत जो है कविता में घर बैठे बैठे किसी मनोरम पर्वतीय अंचल की सैर कराती है। ये कविता के माध्यम से कवि हमें पर्वतीय अंचल की सैर कराते हैं। यह प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से देखने की अनुभूति जो है कविता हमें देती है। इसको पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि हम किसी सुरम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला तथा झरने हैं तथा हम सब कुछ भूलकर उसी में खो जाना चाहते हैं। कवि पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के सुरम्य वातावरण का वर्णन करते हुए वहाँ पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का चित्र में वर्णन करता है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम इस कविता, और कविता के बाद इसके जो है अर्थ देखते हैं और क्या जो है कवि ने अपनी जो है कवित्व के माध्यम से हमें दिखाना चाहा है। तो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। शीर्षक है पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। गिरिका गौरव गाकर झरझर नस मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर फड़का अपार पारद के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बच्चों अब जो है इस कविता के जो है व्याख्या देखते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस मतलब वर्षा, परिवर्तित मतलब बदलने वाला। अर्थात कवि कह रहा है कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी और इस ऋतु में जो है ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने स्वरूप को पल पल अर्थात क्षण क्षण जो है बदल रही है। अर्थात वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश की शोभा ऐसी लग रही थी जैसे कि उस क्षेत्र की प्रकृति अपने वेश को, अपने स्वरूप को हर पल जो है बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार करधनी के आकार का पर्वत, पहाड़ अपार जिसकी कोई सीमा नहीं है। सहस्त्र हजारों, द्रग नेत्र, सुमन द्रग सुमन की पुष्प रूपी आंखें फाड़ खोल करके अवलोक देख रहा है बार बार लगातार। महाकार विशाल आकार, अर्थात कवि यहाँ कह रहा है कि पर्वत जो है बहुत ही अपार है और कैसा उसका स्वरूप है, मेखलाकार है, करधनी के आकार का है। और पर्वत के ऊपर जो है हजारों पुष्प ऐसे लग रहे हैं, खिले हुए पुष्प ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत की आंखें हों। और इन आंखों के द्वारा, पुष्प रूपी आंखों के द्वारा जो है पर्वत अपने नीचे के क्षेत्र में पैरों की तरफ, चरणों की तरफ पड़े हुए जल को बार बार देख रहा है और उस जल में उसको अपना स्वरूप जो है, अपना आकार जो है बहुत विशाल जो है दिख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कह रहा है कि पर्वत के चरणों पर बहुत अधिक मात्रा में पानी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ दर्पण बन गया हो, दर्पण दिखाई दे रहा हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण पहाड़ के नीचे चारों तरफ बारिश के पानी भर गया है और यह बारिश का पानी ऐसे लग रहा है जैसे कि एक दर्पण, शीशा, आईने की तरह जो है समझ में आ रहा है। और इस आईने में जो है पर्वत अपनी जो है सहस्त्र हजारों सुमन रूपी आंखें, पुष्प रूपी आंखों को खोल करके अपने विशाल आकार को नीचे भरे हुए पानी में, जो कि दर्पण के समान लग रहा है, शीशे के समान लग रहा है, उसमें अपना स्वरूप बार बार जो है देख रहा है। गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर
झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब कवि जो है यहाँ पर पर्वत के जो है वो बारिश के कारण पर्वत से जो झरने लगातार नीचे गिर रहे हैं उनकी सुंदरता का जो है वर्णन यहाँ कवि कह रहा है। गिर मतलब पर्वत, झरझर झरनों के गिरने की आवाज़, उत्तेजित उत्तेजना करना, मोती की लड़ियों मोती की श्रृंखला के समान, झाग भरे झाग से युक्त, निर्झर झरने। यहाँ कवि जो है झरनों की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि झरनों के गिरने से, पानी की बारिश के कारण जो पर्वत पर झरने बन गए हैं वो लगातार नीचे गिर रहे हैं, उनके गिरने से जो झरझर की आवाज़ होती है उस आवाज़ को सुनने से ऐसा लग रहा है कि वह पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, पर्वत की गौरव गाथा सुना रहे हैं। और उनकी आवाज़ सुन करके हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर की नस नस उत्तेजित हो जाती है, हमारे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना आ जाती है। और ये जो झरने हैं मोती की लड़ियों से सुंदर दिख रहे हैं और लगातार गिरते हुए झरनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ झाग ही झाग दिखाई दे रहा हो। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर झांक रहे, नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर जो है कवि ने पर्वतों के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो है कुछ विशेषताएं, कुछ जो है उनके मन की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि यहाँ कह रहा है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कि पर्वत के ऊपर जो वृक्ष हैं वो उच्चाकांक्षाओं से भरे हुए हैं और बार बार ऊपर की ओर उठ उठकर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि पहाड़ के ऊपर जो पेड़ हैं वो चारों तरफ उच्चाकांक्षाओं से उठ कर उजक उजक करके जो है झांक रहे हैं। और कैसे झांक रहे हैं? नीरव नभ पर, शांत नभ पर जो है झांक रहे हैं। अनिमेष लगातार, एकटक, अटल, बिना हिले डुले, परंतु क्या है, कुछ चिंता पर, कुछ चिंतित भी दिख रहे हैं। यहाँ पर कवि ने जो है बारिश से पहले, तूफान आने से पहले जो अचानक से वातावरण शांत हो जाता है उसका वर्णन करने का प्रयास कवि ने किया है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। यहाँ पारद जो है बारिद अर्थात बादल के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में कि जब जो है पेड़ पौधे चिंतामय हैं और लगातार एकटक देख रहे हैं, उसी समय जो है अचानक से बारिश होने लगी और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहाड़ था वो अचानक कहीं से उड़ गया हो और जो है वो बादलों के पंख पर बैठ करके या पंख फड़फड़ा करके अचानक से उड़ गया हो, क्योंकि बारिश इतनी तेज होने लगी है कि वहाँ पर्वत दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है जैसे पर्वत वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया हो। रव शेष रह गए हैं, निर्झर है टूट पड़ा भूपर अंबर। अब केवल और केवल वहाँ पर क्या है, झरने ही झरने शेष रह गए हैं और ऐसा लग रहा है कि धरती के ऊपर आसमान जो है टूट पड़ा है, अर्थात भयंकर बारिश जो है होने लगी है। कवि जो है इन पंक्तियों में यह बता रहा है कि अधिक बारिश के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है पर्वत वहाँ से कहीं अचानक गायब हो गए हैं, उड़ गए हों और चारों तरफ केवल जो है पानी के गिरने की आवाज़ और झरनों की बहने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे जो है आसमान धरती पर टूट पड़ा हो और भयंकर बारिश जो है वहाँ पर हो रही है। धस गए धरा में सभे साल उठ रहा, धुआं जल गया ताल यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ जो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर धरती में जो साल के वृक्ष हैं वो भयभीत होकर के नीचे की ओर धस गए हैं और ऐसा जो है लग रहा है कि बारिश के कारण जो है सब कुछ जल गया है और केवल केवल वहाँ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं के अलावा कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है, इतनी अधिक बारिश हो रही है
कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ज़्यादा बारिश जब होने लगती है तो बारिश की और पानी के फुहारों के कारण चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि केवल धुआं ही धुआं हो, अर्थात सब कुछ वहाँ गायब हो गया हो। यह कहने का सीधा तात्पर्य है कि अधिक बारिश के कारण अन्य वस्तुएं वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ तक कि जो पहाड़ है, पर्वत है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और कवि यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बादल रूपी यान पर बैठ करके जो है इंद्र देवता, वर्षा का देवता है, बादलों के देवता जो है इंद्र, अपनी जादूगरी को लगातार जो है देख रहा है। ऐसा जो है कवि महसूस कर रहा है। बच्चों जो है इस पाठ में थोड़ा सा एक बार संक्षिप्त में कि कवि ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि वर्षा ऋतु में जो है पर्वत प्रदेश में प्रकृति जो होती है अपने वेश को, अपने स्वरूप को जो है लगातार बदलती रहती है। और पर्वत की जो श्रृंखला है, अपार पर्वत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका आकार करधनी के जैसा है। और अपनी वह सहस्त्रों हजारों जो है पुष्प रूपी आँखों को फाड़ करके, खोल करके नीचे की ओर बार बार अपने विशाल आकार को देख रहा है, क्योंकि उसके चरणों में, उसके नीचे की ओर जो है बारिश के कारण बहुत ज़्यादा जल इकट्ठा हो गया है, जो एक दर्पण आईने की तरह दिखाई दे रहा है। और बारिश होने पर ऐसा लग रहा है कि उसके पास पास जो झरने गिर रहे हैं, झर रहे हैं, वो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। और उनकी जो आवाज़ सुन करके जो है एक अजीब सी उत्तेजना मनुष्य के मन में होती है। और इन झरनों के गिरने के कारण ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ियों से सुंदर जो है झरनों की जो धारा गिर रही है वैसी दिखाई दे रही है। और चारों तरफ झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। पर्वत के ऊपर से उठ उठ करके जो वृक्ष हैं साल के, वो चारों तरफ शांत नभ पर, शांत जो है आसमान पर देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ चिंतित हैं, लगातार एकटक जो है चारों ओर देख रहे हैं। इससे इस बात का आभास होता है कि बारिश से पहले, तूफान आने से पहले अचानक जब वातावरण शांत होता है वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी बन गई है। उड़ गया। और इसके बाद जो है ऐसा लगता है कि अचानक से इतनी तेज बारिश होने लगती है ऐसा महसूस होता है कि पर्वत पूरा जो है वहाँ से उड़ गया है, पंख लगा करके उड़ गया है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर केवल जो है शेष बाकी रह गए हैं, केवल झरने ही झरने दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर जो है आसमान टूट पड़ा हो। इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे धरती पर आसमान टूट पड़ा हो। और इस डर के कारण जो है साल के वृक्ष जो है ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर धंस गए हों। चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं, अर्थात पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और उस पानी के दिखाई देने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब में आग लग गई हो। और कवि कह रहा है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल रूपी यान पर बैठकर जो है इंद्र देवता अपनी जादूगरी को चारों तरफ देख रहे हैं। बच्चों जो है इस पाठ में कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर तरीके से मानवीयकरण किया है। इस कविता में जो है कवि की जो सबसे ज़्यादा बाखूबी वाली बात है वो ये है कि उसने पूरे जो है वर्णन को मानवीकरण करके किया है। जैसे मनुष्य का वर्णन किया जाता है वैसे ही कवि ने यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है। बच्चों अब जो है इस पाठ का, कविता का सारांश और विषय वस्तु हम देखते हैं कम से कम शब्दों में। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के पर्वतीय क्षेत्रों में क्षण क्षण होने वाले सौंदर्य की मनोरम झांकी जो है प्रस्तुत की है। मेखलाकार पर्वत अपने ऊपर खिले फूलों के आँखों के माध्यम से अपने पैरों पर या नीचे स्थित तालाब के जल में अपनी शोभा को निहारता हुआ, देखता हुआ समझ में आ रहा है। तालाब का जल बिल्कुल शीशे की भांति है, आईने की भांति है। पर्वत प्रदेश के झरने के आवाज़ से, नाद से कर रहे हैं। और ये झरने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पर्वत का यशोगान कर रहे हों, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हों। झरनों के स्वर में नई मस्ती, जोश तथा उत्साह है। इन झरनों की बूंदें जो हैं मोतियों के हार के समान सुंदर लगती हैं। ऊपर उठे हुए पर्वत के वृक्ष
पर्वत के हृदय में पल रही महत्वाकांक्षाओं के समान हैं। ये वृक्ष नीले आकाश को एकटक निहार रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी चिंता में डूबे हुए हों। तभी अचानक विशालकाय पर्वत बारिश के धुंध के कारण गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि पर्वत बादलों के पंख लगा करके जो है उड़ गया हो। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि नीला आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, पृथ्वी को उसने ढक लिया हो और कुछ भी दिखाई देता नहीं हो। वातावरण में चारों तरफ जो है एक गहरी धुंध सी छा जाती है। इसमें पर्वत, तालाब और आसपास की जो सारी वस्तुएं हैं, ऐसा लगता है कि वो सब गायब हो गई हैं। कभी कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तालाब में आग लग गई हो और उसी का धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यह सब दृश्य जो है जादू के समान लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र देवता जो है हम सबको अपना जादू दिखा रहे हैं। यहाँ कवि प्रकृति के अद्भुत चित्र का जो है वर्णन करता है। धन्यवाद बच्चों, आपका